न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो तैयार हो जाइए। अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चन सुबह 9 बजे डेली प्रतिदिन चलती है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लेना ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन डेली आपको 9 बजे मिल सके, है ना। तो बस एक उद्देश्य के साथ मैं आप सभी के बीच खड़ा हो चुका हूं और हमारा समय भी हो चुका है ना। और एक मैं और बहुत जरूरी सूचना आपको बताना चाहूंगा कि आपके डिमांड पे मैंने एक DC मोटर का महा मैराथन क्लास चलाया। 2 दिन तक ये क्लास चली थी, 24 और 25 दिसंबर को, है ना। स्टूडेंट्स बहुत प्यार दिखाया, है ना। बहुत सारे कमेंट्स आए, बिल्कुल दिल का इमोजी भर भर के आया है कमेंट बॉक्स में, है ना। अगर आपने नहीं किया कमेंट तो आप भी कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, है ना। हमारा जो मेहनत है उस मैराथन क्लास के प्रति, वो मेहनत हमारा सफल हो गया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो तुरंत देखिए उस क्लास को, उस महा मैराथन क्लास को जिसमें 100+ क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है ना। बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में फतेह हासिल कराने के लिए काफी है। देखते हैं अपने इस आज के सीरीज को, है ना। बिल्कुल दोस्तों, अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल आपके सामने आ रहा है ना। हर सवाल का गजब का कंटेंट मैं आपके सामने फेंकूंगा, बस आपको कैच करना है उसको, है ना। बस आपको शानदार तरीके से पूरे क्लास को देखना है ना। बस थोड़ा सा देख के आपको कहीं भागना नहीं है क्योंकि आपका PGCL का एग्जाम आपके सामने खड़ी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, दोनों लैंग्वेज में है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। निम्नलिखित विकल्पों में से जो प्रतिरोध है इसको मापने की इकाई क्या होती है ये आपको बताना है। महो, ओम, फैराड, ओम मीटर। सबसे आसान क्वेश्चन से मैंने इस क्लास की शुरुआत किया है। आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, महो या ओम, है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर B वाली है ना, ओम, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है, इसका राइट आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा प्रतिरोध का कार्य क्या होता है ना। प्रतिरोध का कार्य क्या होता है तो आप लिखिएगा ये करंट नियंत्रण हेतु। किस लिए? करंट नियंत्रण हेतु। और दूसरी बात वोल्टेज ड्रॉप कराने हेतु, वोल्टेज ड्रॉप कराने हेतु, है ना। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक सर्किट है ना, इस सर्किट में यहाँ पर एक लैंप लगी हुई है। ये क्या है, लैंप लगी हुई है ना। यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं, यहाँ से इसको हमने क्या दिया, AC सप्लाई दिया, ठीक है ना। चलिए ये लैंप को देखिए कितना चाहिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 5 एम्पीयर का करंट चाहिए ताकि ये पूरी तरह से ग्लो हो सके। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो ये फ्यूज हो जाएगी, है ना। तो लेकिन यहाँ से आती है 10 एम्पीयर का करंट, तो कैसे हम कंट्रोल कराएंगे ताकि लैंप तक 5 एम्पीयर का करंट जाए। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रतिरोध R लगा देंगे। ये इस मान का लगाएंगे कि 5 एम्पीयर करंट को ड्रॉप करा दे, बाकी 5 एम्पीयर आगे आउटपुट में भेजे। तो ये करंट को क्या कराती है, कंट्रोल, और साथ में वोल्टेज को भी ड्रॉप कराती है, ठीक है मेरे भाई। ये ओम इसकी यूनिट है। ओम क्या है, इसकी यूनिट है। इसका मतलब कि मापन कौन करता है ना, इसका मापन कौन करता है, मेजरमेंट कौन करता है। तो इसका मापन देखिए 2 उपकरण है। पहला है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से भी आसानी से माप सकते हैं और साथ ही साथ मल्टीमीटर अगर आपके पास नहीं है ना तो फिर आप ओम मीटर से भी इसका मापन कर सकते हैं। मल्टीमीटर हो या ओम मीटर हो, दोनों से आप इसका मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं, है ना। महो क्या है, महो देखिए ये चालकता की यूनिट है। और चालकता क्या करता है, चालकता का काम होता है कि जैसे कोई तार है, धात्विक तार है, उस तार में से करंट फ्लो हो रहा है। चालकता अगर उस तार की ज़्यादा होगी ना तो करंट का प्रवाह बड़े ही आसानी से, सुगमता से उसमें से फ्लो हो सकेगी, ठीक है। महो, ओम। और फैराड किसका है भाई साहब, फैराड तो आवेश की, किसकी, विद्युत आवेश की ये इकाई होती है। ये विद्युत इकाई किसकी है, फैराड।
विद्युत आवेश की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है? ये विशिष्ट प्रतिरोध की है ना? किसकी है ये? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। लेकिन आपने इसकी इकाई ओम मीटर होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके बुक में ओम मीटर लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से दोस्तों मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन ओम मीटर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं? ये किसी प्रतिरोध का यानी किसी पदार्थ का इकाई घन क्षेत्रफल का, किसका? इकाई घन क्षेत्रफल, यानी कि एक छोटे से इकाई मान का प्रतिरोध जो होता है उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इकाई मान का प्रतिरोध किस में होगा? या तो देखिए, या तो ये माइक्रो ओम mm में होगा, या फिर ये माइक्रो ओम सेंटीमीटर में, या फिर ये माइक्रो ओम मीटर में होगा। और ये देखिए, ये माइक्रो ओम इंच में भी हो सकता है, ये माइक्रो ओम इंच में भी हो सकता है ना? तो ये ओम जो है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है। ओम क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए ओम सूटेबल इसके लिए नहीं है, लेकिन बुक में यही दिया गया है ना? और आप भी यही पढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल दोस्तों, सेशन को पहला काम आपका क्या करना है? आपका क्या है काम? कि भाई सेशन को शेयर करना है यार। बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट ना, तो बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताइए कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है तो तुरंत सेशन को लाइक करो यार, ठीक है ना? लाइक्स बहुत कम मिलते हैं, ठीक है? मैं तो आपको बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.7 स्क्वायर mm विच एज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज गिवन एज 0.017 माइक्रो ओम मीटर, है ना? आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बटा ए, है ना? ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। इसमें से आप एरिया, रेजिस्टेंस, रो और एल सभी पैरामीटर्स का मान निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है? यहाँ पर लंबाई फाइंड आउट करना है ना? तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? R इंटू ए बटा एल। ये एक नया सूत्र बन गया। ये क्या हो गया? एक नया सूत्र बन गया, ठीक है ना? अब इसमें से देखिए, मीटर में यहां पर पूरा दिया गया है, आंसर किस में आ रहा है? मीटर में। लेकिन यहां पर मान किस में दिया गया है? इसका अनुप्रस्थ काट का स्क्वायर mm में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एरिया जो है ना, एरिया जो है इसको मीटर में बदलिए। कितना है? 1.7 स्क्वायर mm, है ना? तो इसको आप कन्वर्ट करिए मीटर में, तो 0×10⁻³ गुणे 10⁻³ है ना? ओम मीटर या मीटर ओम लिखिए। ये हो गया। ये किस में हमने कन्वर्ट कर दिया? मीटर में, क्योंकि सारे आंसर मीटर में है, ठीक है? R का मान यहां पर कितना है? R ये दे रखा है 0.3 ओम। और बचा क्या? L आपको निकालना ही है, सॉरी ये उल्टा हो गया ना, यहां पर R इंटू ए बटा रो होगा, यहां पर क्या होगी? रो, है ना? रो बराबर क्या है? मान दे रखा हमें 0.017 माइक्रो ओम। माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6 ओम मीटर, है ना? ओम मीटर। ये सारे वैल्यू हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गया? वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को रखिए यहां पर। L बराबर R का मान 0.3 गुणे A का मान 1.7 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻³ है ना? बटा रो कितना है? 0.017 गुणे 10⁻⁻6 है ना? देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल आपको लगाना है तो बड़े ही ध्यान से आपको लगाना होगा, है ना? तभी जाके, नहीं तो अगर एक भी डेटा मिस्टेक हुआ तो फिर आंसर गलत आएगी। जो इसमें से काटते बने काटिए, जो नहीं काटते बन रहा है मत काटिए, है ना? 10⁻6 कट रही है, देखिए ये 10⁻3 से, 10⁻3 से ये हो 10⁻6 खत्म। और अगर हम पॉइंट कट करते हैं तो ऊपर कितना आएगा? 1000 ऊपर आ गई, है ना? और इस पॉइंट को कट करेंगे तो नीचे 10, ये एक पॉइंट काटेंगे तो फिर नीचे 10, है ना? 10। और देखिए 10 10 यानी कि ये 2 0 ये भी निपट गया।
फिर बचा क्या आपके पास, जो बचा होगा डेटा लिखिए, 3 बचा है ना, ये 17 से 17 भी कट रही है, 17 से 17 भी कट रही है, 3 गुणे और क्या बच रहा है 10 है ना, 10 बराबर 10 3 30 मीटर। आंसर है क्या 55 0.10 130, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, है ना। कितना आसानी से हमने इसका आंसर ढूंढ लिया, यानी कि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सर्किट के शॉर्ट हो जाने की परिस्थिति में प्रतिरोध का मान कितना होता है ना, कितना हो जाता है। मैं इस सारी चीज़ें बताऊंगा कि सर्किट शॉर्ट होती क्यों है। 0 ओम, अनंत तो हो नहीं सकता भाई साहब, ना ही मैक्सिमम ना ही न्यूनतम, ये डायरेक्ट कैसा होगा, सर्किट अगर शॉर्ट हो गई तो 0 होगी, है ना। अब देखिए सर्किट शॉर्ट होती किस लिए है। मान लीजिए कि कोई सर्किट है ना, उस सर्किट, मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसमें लोड हो गया तो भी शॉर्ट हो जाएगी ओवरलोडिंग के कारण, है ना। लिखिए शॉर्ट सर्किट के कंडीशन, लिखेगा शॉर्ट सर्किट की स्थिति, पहली स्थिति ओवरलोडिंग है ना, और इसी के साथ में अगर फेज न्यूट्रल के साथ में टच हो गया, है ना, फेज न्यूट्रल के साथ में टच हो गया तो भी सर्किट शॉर्ट होगी। अगर फेज के साथ टच हो गया तो भी होगी, यही है ना। और अगर फेज, मान लीजिए कि फेज तार है ना, मान लीजिए कि फेज तार का इंसुलेशन अगर छिल गया है ना, इंसुलेशन अगर उतर गया है ना, इंसुलेशन अगर टूट गया है, खत्म हो गया है, और वो फेज के साथ या फिर दूसरे न्यूट्रल के साथ टच हो गया तो भी सर्किट शॉर्ट हो जाएगी। तो कई सारे कंडीशन हैं, सर्किट शॉर्ट होने के कई सारे कंडीशन है, लेकिन करंट इस समय भाई साहब बहुत हाई एम्पियर में चलेगी, है ना, बहुत हाई एम्पियर में चलेगी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्या है, ग्रेफाइट पदार्थ से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, है ना। ग्रेफाइट पदार्थ से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं। व्हाट आर द रेजिस्टेंस मेड ऑफ ग्रेफाइट मटेरियल कॉल्ड। करंट आधारित प्रतिरोध गलत, वोल्टेज आधारित प्रतिरोध गलत, वेरिएबल प्रतिरोध गलत, कार्बन रेजिस्टेंस इसका सही आंसर होगा, कार्बन रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखना, बात ग्रेफाइट की कही जा रही है और मैं कार्बन को सही आंसर कर रहा हूं, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। तो देखिए जो ग्रेफाइट है ना, ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट क्या है, ये भाई साहब कार्बन का ये शुद्ध अपरूप है। ये क्या है, कार्बन का शुद्ध अपरूप है ना ग्रेफाइट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट कार्बन प्रतिरोध इसका सही आंसर होगा। ये रही प्रतिरोध, है ना, कार्बन प्रतिरोध। अब देखिएगा इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, कार्बन प्रतिरोध का अगर इस्तेमाल पूछा जाए तो कहाँ पर करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि धारा नियंत्रण के लिए, है ना, सबसे पहली बात धारा नियंत्रण के लिए, और दूसरी बात कि सर्किट की सुरक्षा के लिए, है ना, सर्किट की सुरक्षा हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा आप कहां पर कर सकते हैं, वेल्डिंग में, कहां पर, वेल्डिंग में, है ना, वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन रेजिस्टेंस का वेल्डिंग में इस्तेमाल हो गया, सर्किट की सुरक्षा के लिए, है ना, धारा लिमिटिंग के लिए, इन सभी काम के लिए हम कार्बन रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। और कार्बन रेजिस्टेंस देखिए, कार्बन रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा, है ना। देखिए किसी प्रतिरोधक का मान उष्मा के परिवर्तित हो जाने पर तीव्र रूप से परिवर्तित होती है, मतलब किस प्रतिरोध का मान, है ना, तीव्र रूप से चेंज हो जाती है। फिक्स प्रतिरोध, ये तो फिक्स है तो क्या चेंज होगी, कार्बन कंपोजिशन, थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर होगा, बिल्कुल थर्मिस्टर इज करेक्ट आंसर। ये रही थर्मिस्टर, है ना, ये क्या है, ये रही थर्मिस्टर, ये क्या है, थर्मिस्टर है ना, थर्मिस्टर प्रतिरोध। इसमें क्या होता है, अगर देखिए अगर हीट जो है ना, हीट का मान कम होगा या ज़्यादा होगा तो फिर ये क्या करेगा, आर का मान भी इसमें कम होता है और ज़्यादा होता है, यानी कि ये डायरेक्ट किसके समानुपाती है, ये हीट के समानुपाती है इसका थर्मिस्टर प्रतिरोध का मान, है ना। और दूसरी बात, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं,
आप ध्यान दीजिए कि जो बाल सुखाने वाली मशीन होती है ना, नोट कीजिएगा, बाल सुखाने वाली मशीन में, किसमें? बाल सुखाने वाली मशीन है ना, जो बाल सुखाती है मशीन, उस मशीन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आजकल के टाइम पे। या फिर जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज है ना, रेफ्रिजरेटर में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। और कॉफ़ी बनाने वाली जो मशीन होती है, इसको भी लिखिए, कॉफ़ी बनाने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। चाहे वो कॉफ़ी बनाने वाली मशीन हो, बाल सुखाने वाली मशीन हो, या फिर रेफ्रिजरेटर हो, इनमें इसका इस्तेमाल बहुत आज के टाइम पे किया जा रहा है। देखिए, अगर इसके सिंबल के बारे में पूछे ना, तो वो भी थोड़ा देखिए, इसका सिंबल किस प्रकार से होता है। ये रहा इसका सिंबल है ना, इस प्रकार से इसका क्या है, ये सिंबल, ये है इसका सिंबल है ना। तो सिंबल भी पूछ लेता है कई बार कि भाई थर्मिस्टर प्रतिरोध का सिंबल क्या है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से प्रतिरोध किसका उदाहरण है। सक्रिय नहीं होता, ये नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं ना, वो एक्टिव कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। एक पार्श्वी नहीं होता, क्योंकि जैसे कि देखिए, ये आपका एक प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है ना, दो टर्मिनल है प्रतिरोध के, चाहे आप सप्लाई इधर से दे दीजिए, चाहे फिर आप सप्लाई इधर से दे दीजिए, है ना, दोनों तरफ से सप्लाई देंगे तो भी काम करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये द्विपार्श्विक है, ये क्या है, द्विपार्श्विक। और ये निष्क्रिय, ये बिल्कुल ये निष्क्रिय, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए ई, जिसमें सी व डी दोनों, ये इसका फाइनल आंसर होगा, है ना, सी और डी दोनों होगा। ये एक्टिव नहीं, पैसिव। देखिए, जो आर एल सी, ये सब के सब क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स है ना, पैसिव कंपोनेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय घटक और द्विपार्श्विक घटक इसका राइट आंसर है ना। देखिए, आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को, और आगे अगला क्वेश्चन है कि एक चालक तार। स्टूडेंट्स ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं और बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, टाइम भी अपना खराब कर देते हैं और इसका सही आंसर भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो देखिए किस लॉजिक से हम इसका आंसर ढूंढ रहे हैं, कैसे इसका आंसर कर रहे हैं कि एक चालक तार है जिसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, R है। यदि इसकी लंबाई को 2 गुनी और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, है ना। लंबाई को 2 गुना और क्षेत्रफल को आधा, R बराबर रो इंटू एल बटा ए, बिल्कुल इसको भूलिएगा मत, है ना। फिर देखिए, अगर हम यहाँ पर रो का मान 1 मान लें, कितना 1 गुणे एल, लंबाई कितना है, लंबाई को 2 गुना यानी कि 2R, कितना 2R बटा एरिया को 1/2 कर दिया जाए, है ना। ये पूछ रहा है एरिया को 1/2 कर दिया जाए तो R का मान कितना होगा। सुनिए, इसमें देखिए नया R का मान क्या होगा, 1 गुणे 2R, है ना, गुणे ये जब 2 ऊपर जाएगी तो ये भी 2 हो जाएगी ऊपर, है ना, 2A हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया, 2 दूना 4, है ना, R बराबर 4R, कितना 4R, 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ना। तो इस प्रकार से कितना आसानी से हमने इसको देख लिया कि भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, बस आप वैसे वैसे काम करते जाइए, आंसर निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, आंसर जो है वो आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट, यदि ए और बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध का मान 500 ओम है ना, इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम है ना। तो प्रतिरोध R का मान आपको पता करना होगा, रेजिस्टेंस R का मान कितना होगा, रेजिस्टेंस R का मान, यानी कि टोटल RAB बराबर कितना है, 500 ओम, है ना। तो लिखिएगा यहाँ पर 500 बराबर, सीरीज में कौन कौन से जुड़े हैं, 1 और 2, ये सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि R+10, है ना, R+10। फिर एक है, ये है पैरेलल में 20 ओम का, तो ये पैरेलल में कितना हो जाएगा, 20 ओम का प्रतिरोध, है ना, 20R प्लस एक और है 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, ये वाली, ठीक है ना। ये हो गया।
अब इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 10 और 10 20, 500 में 20 माइनस करेंगे कितना बचेगी, 480 ओम, है ना, बराबर R गुणे 20R, R गुणे 20R। इस R का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो 20R है मेरे भाई, ये किस में है, ये पैरेलल में है, ये किस में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो इसका मान जब आप फाइनली मान निकालेंगे तो 20 ओम से तो कम ही आएगा, क्योंकि पैरेलल में आप क्या पढ़ते हैं कि जितने भी सर्किट में लगे होंगे समांतर क्रम में, जो सबसे छोटा मान होगा उससे भी छोटा आता है, तो 20 से तो कम ही आएगा, है ना, 20 से तो कम ही आएगा। तो इस R का मान मतलब कि इन दोनों को मिला के कितना है, 480, है ना, तो ये कितना होगा, 460 ओम से अधिक ही होगा। कितना होगा, 460 ओम से अधिक होगा। अब मैच करिए, ऑप्शन किस में है, 10 ओम, 25 ओम, 1.95 ओम, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या होगा, नन ऑफ दिस, है ना, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है 460 ओम से अधिक वाली, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। आगे यदि दो प्रतिरोध, फिर से वैसे ही ये लॉजिकली क्वेश्चन है ना, बिल्कुल छाट के आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। यदि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, देखिए R1 हो गया और R2, दो रेजिस्टेंस है, सोर्स के साथ समांतर क्रम में कनेक्ट है ना, किस में कनेक्ट है ये, चलिए इसको हम समांतर क्रम में इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। ये कैसा कनेक्ट हो गया, समांतर क्रम में कनेक्ट हो गया AC सप्लाई से, है ना। R1 का मान R2 से 4 गुना है। अगर हम इसको R1 माने तो इसका मान कितना है, R2 से 4 गुना, यानी कि 4R, और यह है R2 बराबर हम 1 ओम मान लेते हैं, 1R। इसमें R1 में करंट कितना प्रवाहित होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे आप इसमें लॉजिक लगाएंगे, कैसे लॉजिक लगाएंगे कि इसमें क्या है, R का मान कम है, R का मान कम है तो धारा अधिक होगा, यानी कि धारा कितना इसमें फ्लो होगा, 4 एम्पियर, कितना, 4I, है ना, 4 एम्पियर धारा अधिक प्रवाहित होगा। और इसमें R अधिक है तो धारा कम प्रवाहित, कितना, 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगी, है ना, कम। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, R1 में प्रवाहित करंट का मान आपको बताना है। R1 में कितना प्रवाहित हो रही है करंट, 1 एम्पियर, 1 किसके तुलना में, किसके रेस्पेक्ट में, R2 के रेस्पेक्ट में। तो R2 में कितना है, 4, R2 में कितना है, 4, तो 1/4 गुना, है ना, कितना हो गया, 1/4 गुना। ये आपका आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है, 1/4 गुना, है ना। R2 का 4 गुना नहीं, R1 के बारे में पूछा है ना यहाँ पर, R1 के बारे में ना, R1 के बराबर नहीं है, R3 है ही नहीं, R1 का 1/4 गुना, कितना, R1 का क्वार्टर साइज, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अगला देखिए कि संपीड़ित कार्बन चूर्ण और रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहते हैं, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध या परिवर्तित प्रतिरोध, नहीं, इसका ये होगा कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध, कंपोजिशन प्रतिरोध। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, याद करना है ना। देखिए आप, है ना, आप अपने इस भारत देश के किस कोने से देख रहे हैं, इस क्लास को किस स्टेट से देख रहे हैं, जरा एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ में अपना नाम भी कमेंट कर देंगे, है ना, कमेंट में अपना नाम लिख देंगे, और आप किस स्टेट से देख रहे हैं एक बार ये भी लिख देना यार, है ना, ताकि हमें भी पता चले कि इस क्लास को देख कौन कौन रहे हैं ना, कहाँ तक ये क्लास हमारी पहुँच रही है। आप चाहेंगे जितना मर्जी उतना शेयर कीजिएगा, है ना, और आप चाहेंगे तो बहुत दूर दूर तक इस क्लास को पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना, बस आप पे डिपेंड है। 3500 ओमिक मान वाले प्रतिरोध को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है ना। मेगा में तो हो नहीं सकता, बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी, ये तो बहुत छोटी यूनिट है, इससे भी छोटी यूनिट है ना, 3.5। हाँ, अब ये तो सेम ही हो गया, है ना, तो यही आंसर होगा 3.5। तो 3.5 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी 3500, है ना, सॉरी 35 यानी 3500, ये आएगी 3500 ओम, यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि समांतर में 3 संयोजित प्रतिरोध जिसका मान है
जिसका मान है 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम है। किस में कनेक्ट है? समांतर में कनेक्ट है ना। प्रतिरोध का मूल्य ज्ञात करना है। एक बात तो आप जान लो भैया कि समांतर में कनेक्ट है तो 20 ओम से भी कम आएगा। इसका मान कितना आएगा? 20 ओम से भी कम आएगा। तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है ना। 3 ठो रेजिस्टेंस है, समांतर में कनेक्ट है। तो RT बराबर क्या हो जाएगी? R1 यानी कि 20, 100 और 50, इसका अगर आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 100 आएगी। कितना आएगी? 100 है ना। अब 20 पंचे 100 प्लस 100 एकम 100 प्लस 50 दूना 100 है ना। 50 दूना 5 3 8, 8/100 है ना। 75 करेंगे तो हो जाएगा ये 100/8। इसको अब आप करिए, कितने बार में जाएगी? 12 अट्ठे 96 है ना। 12 अट्ठे 96 अब जाएगी नहीं पॉइंट, 8 पंचे 40, 5 बार में है ना। यही इसका करेक्ट आंसर होगा 12.5 ओम। तो देखिए सबसे छोटा कौन है? 20 ओम है और इससे भी छोटा मान आया 12.5। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, यही आपका सही आंसर है ना। लेकिन अगर यही सीरीज में होता तो सारे आपस में क्या हो जाते? एक साथ जुड़ जाते और फिर इसका टोटल मान निकल के आ जाता। प्रतिरोध, किसी प्रतिरोध का तापानिक सूत्र क्या है? तापमानिक सूत्र क्या है किसी रेजिस्टेंस का, है ना। R बराबर R1 प्लस अल्फा, ये क्या है? अल्फा है ना। T रेफरेंस माइनस T नहीं, ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगी, ठीक है ना। ये बाद में आएगी। तो दोनों दो तो गलत हो गया, A और C तो गलत हो गया है ना। और प्लस इसमें नहीं, इसमें माइनस होता है, इसमें घटाया जाता है ना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखो यार एग्जाम में क्या है ना मेरे भाई, एग्जाम में बहुत कम आपके पास टाइम बचता है। इसी प्रकार से आप जब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना, तब आपके पास जो 120 150 क्वेश्चन आते हैं उसको तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। टाइम बहुत देखो लिमिटेशन रहता है, वहाँ टाइम का लिमिटेड टाइम है। अगर इस क्वेश्चन का टाइम दूसरे क्वेश्चन में आप दे दिए ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचेगा नहीं। इसलिए टाइम को विशेष तौर पर ध्यान रखा करिए, है ना। अधिक वोल्टेज से सुरक्षा पाने के लिए किस प्रतिरोधक का इस्तेमाल करते हैं? वेरिस्टर, थर्मिस्टर, सेंसिटर। तो इसमें क्या होगा? सेंसिटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सेंसिटर क्या है? इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। कहां पर? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो वो देखिए सेंसर के रूप में। किसके रूप में? सेंसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाई वोल्टेज से ये क्या करता है? हमें निजात दिलाता है आपका सेंसिटर, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि किसी प्रतिरोध के समांतर कनेक्शन का समतुल्य प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है? व्हाट इज द जनरली आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। मैंने आपको बताया चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो आप, लेकिन जो सबसे निम्न मान का प्रतिरोध होगा उससे भी छोटे मान का प्रतिरोध आता है ना पैरेलल में। तो सबसे बड़े मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक बिल्कुल गलत है। सबसे छोटे मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक गलत है। सबसे छोटे मान वाले प्रतिरोध से भी कम, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम इससे क्या है? बिल्कुल एग्री हैं, है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। और देखिए पैरेलल कनेक्शन का प्रयोग ना घरों में वायरिंग के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। घरों में जो हम लैंप, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, है ना, ये जितने उपकरण चलाते हैं विद्युत के, वो सब के सब किस कनेक्शन में जुड़े होते हैं? वो पैरेलल कनेक्शन में जुड़े होते हैं, है ना। यदि किसी पदार्थ के टुकड़े को किसी सर्किट में प्रतिरोध पैदा करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाए तो इसे कहा जाता है, इसको तो प्रतिरोधक कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं? प्रतिरोधक, है ना। अब देखिए ये जो प्रतिरोधक है इसका विमीय सूत्र क्या होता है ना। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है कि इसका विमीय सूत्र क्या है। तो इसका विमीय सूत्र नोट करिएगा। विमीय सूत्र होता है ml² T-3a², है ना। ये क्या है? इसका विमीय सूत्र है ना, प्रतिरोध का। इंडक्टर
इंडक्टर क्या है? देखिए अब इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्टर किस प्रकार से स्टोर करते हैं विद्युत को, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, है ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, और कैपेसिटर इसको विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में। अगर हम इसको केवल चुंबकीय क्षेत्र लिखें तो कोई गलत नहीं होगा, है ना, ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में किस प्रकार से चार्ज को स्टोर करती है, तो ये लीनियर फॉर्म में, किसमें, ये लीनियर रूप से, और ये जो है ये नॉन लीनियर के रूप में करता है ना। अब सर एक आप बात बताइए हमें कि इसके टाइम पीरियड के बारे में बताइए, है ना। तो सुनिए, अगर इंडक्टर का टाइम, सुनिएगा, अगर इंडक्टर का टाइम पीरियड कितना है, 0 सेकेंड है ना, कितना है, 0 सेकेंड है, तो फिर ये ओपन सर्किट की तरह काम करती है। किसकी तरह? ओपन सर्किट की तरह। अगर इसका टाइम देखिए, अगर इसका टाइम अनंत सेकेंड है तो फिर ये शॉर्ट सर्किट की तरह, है ना, कैसे काम करेगी, ये शॉर्ट सर्किट की तरह। और उसी के लिए कैपेसिटर के लिखिए, कैपेसिटर में क्या होता है, अगर इसका टाइम 0 सेकेंड है ना, जस्ट इसका उल्टा, तो ये शॉर्ट सर्किट, और अगर टाइम इसका अनंत है तो फिर ये ओपन सर्किट, है ना, किस तरह, ओपन सर्किट। पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा, नीचे भले ना दिखाई दे रहा हो लेकिन पूरा आपको मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ में पूरा दिखाएगा, क्योंकि पूरे डिस्प्ले का पीडीएफ आता है ना, तो पीडीएफ में नहीं कटेगी। अगला 18 नंबर का सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संयोजन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हुए हैं और सभी दूसरे टर्मिनल भी जुड़े हुए हैं। देखिए आपस में, मतलब कि ये प्रतिरोध है ना, 3 से 4 प्रतिरोध हमने बनाया, ये 4 प्रतिरोध हैं, और ये चारों प्रतिरोध का टर्मिनल देखिए, अगर ये टर्मिनल नंबर फर्स्ट है और ये टर्मिनल नंबर सेकेंड है, तो बोल रहा है फर्स्ट वाले को आपस में सब कनेक्शन कर दीजिए और सेकेंड वाले को आपस में सब कनेक्शन कर दीजिए, है ना। अब देखिए, अब इसको यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं आप, है ना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये किस प्रकार का कनेक्शन हो गया, R1 R2 R3 R4 4 है, तो ये समांतर हो गया, ये क्या है, समांतर। मिश्रित कैसा होगा, मिश्रित में कैसा होगा, मिश्रित में से जैसे कि ये एक सीरीज में है और यहाँ पर 2 समांतर में है ना, ये रहा, यहाँ से अगर आप इसको इस तरह से सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो ये मिक्स यानी कि मिश्रित संयोजन बन जाएगी, है ना। ये समांतर संयोजन है और श्रेणी में सीधा सीधा होता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कि समांतर संयोजन किया जाता है। देखिए आप देखते होंगे कि जो सब स्टेशन वगैरह होते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं, वहाँ पर अर्थिंग जो करते हैं ना, ग्राउंड करते हैं, ग्राउंडिंग, उसको भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना। किस लिए, बस इसी उद्देश्य से कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अर्थिंग का रेजिस्टेंस मेरे भाई कम ही होता है। और ऐसा केस तभी होता है जब कई सारे अर्थिंग होते हैं वहाँ पर, तब, है ना, क्योंकि एक अर्थिंग को क्या ही आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मैग्नीन, एलॉय और कॉन्स्टेंटन का प्रयोग मल्टीप्लायरों में मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, निम्न तापमान गुणांक होता है। क्या होता है, निम्न तापमान गुणांक होता है, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर देखिए हीट का मान अगर आप बढ़ा रहे हैं, है ना, तो फिर आर का भी मान बढ़ेगा, और आर का वास्तविक मान, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात जो है ना, यही क्या कहलाती है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैग्नीन, एलॉय और कॉन्स्टेंटन का बताइए। एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना कि एलॉय जो है ना, ये पूरे मैग्नीन के मान को बदल देता है ना। देखिए आप जब संट का पढ़ते हैं तो संट में इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान कितना पढ़ते हैं, 0.00025 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। लेकिन जब आप केवल मैग्नीन का पढ़ते हैं, किसका, मैग्नीन का, तब आप पढ़ते हैं 0.00004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि संट में देखिए क्या क्या है, संट में कॉपर भी मिला हुआ है,
और संट में निकल भी होता है मिक्स, है ना, निकल भी होता है, और संट में मैग्नीन भी होता है, संट में मैग्नीन भी होता है। लेकिन जब केवल प्योर मैग्नीन का पूछे तो ये होता है, और संट का पूछे तो ये होता है ना। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है इनका, इनको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के पर्पज से ना बहुत महत्वपूर्ण है ना। लास्ट क्वेश्चन है कलर कोडिंग पर, कि एक कलर कोडिंग कार्बन रेजिस्टेंस में कलर कोड लेफ्ट से राइट तरफ कुछ इस प्रकार है, हरा, नीला, पीला, सुनहरा। प्रतिरोध का अविरत प्रतिरोध और टॉलरेंस ज्ञात कीजिए। बड़ा शानदार सा सवाल है, देखिए इस प्रकार से, ये एक रेजिस्टेंस है ना। क्या बोल रहा है कि पहले हरा है ना, 4 बैंड का है, हरा 2 3 4, पहला बैंड कैसा है, हरा है ना, और दूसरा नीला, ये वाला कैसा है, ये है नीला, और तीसरा है पीला, है ना, और चौथा कौन सा हो जाएगा, सुनहरा, सुनहरा, है ना। तो ये टोटल चार बैंड वाला ये कार्बन का रेजिस्टेंस है, इसका मान आपको बताना है। देखिए इसका एक फॉर्मूला वो होता है, याद करने का तरीका, BBROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। इसका मान 0, इसका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। ये हो गया। तो हरा का कितना होगा, देखिए इसमें हरा का किस नंबर पर है, 5 नंबर पर, है ना। तो लिखिएगा 5, लिखिएगा 5। फिर है ब्लू यानी कि नीला, नीला किस नंबर पर है, ये रहा ब्लू 6 नंबर पर, लिखिएगा 6। अब आपको गूढ़ा करना है ना। पीला किस नंबर पर है, 4 पर, 10 घाते 4, 10 घाते 4, और सुनहरा यानी कि गोल्डन का होता है +-5%, है ना। तो फाइनल कितना हो गया, 56 ये हो गया, 4 और 0 यहाँ पर लपेटिए ये, और +-5%, ये आपका सही आंसर निकल गया। ये आपका क्या है, करेक्ट है। 56,000 +-5%, किसमें 56,000, ये रही 56,000 +-5%, इसमें तो 25% दे रखा है ना, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। अब देखिए कलर कोडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी कार्बन रेजिस्टेंस में, इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। क्योंकि कार्बन रेजिस्टेंस का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, इस पे लिखना मतलब प्रिंटिंग करना इसके वैल्यू को ना बड़ा डिफिकल्ट काम है ना। ऐसा मशीन अभी तक बना ही नहीं कि इसके मान को प्रिंट कर सके इसी के जस्ट ऊपर ही, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा छोटा सा बैंड बना देते हैं कलर, और उसका स्टैंडर्ड डाटा यहाँ पर इन्होंने बना दिया है कि इसी के अनुसार आप इसका मान निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर कलर बैंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। ये रहा, देखिएगा टोटल इस क्लास में 20 क्वेश्चन थे, है ना। और मैं आपके लिए एक और ज़रूरी सूचना बताना चाहूँगा कि मैं आपको एक और सेशन देना चाह रहा हूँ आज 4 बजे। कितने बजे, 4 बजे, है ना। और ये हमारा सेशन किसका रहेगा, ये देखिए, एक मिनट, ये सेशन है हमारा, देखिए रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी से रिलेटेड नोटिस जारी हुआ है ना। नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस के बारे में, ये अभी PDF खुल नहीं रही है, उस नोटिस के बारे में टोटल डिटेल्स है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये रही, खुल गई, देखिए इसके बारे में हम टोटल बात करेंगे, ठीक है ना। इस नोटिस में देखिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे डेटा हैं, इस डेटा पर मैं बात करूंगा, बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, एक एक चीज़ पर बात करेंगे, है ना। कैसे कैसे वैकेंसी आनी है, कितने पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है, कब तक आ सकती है, इन सभी पर बात करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, है ना। कंटेंट अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल एक थम्स अप का बटन दबाते जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।